Hello students, today we will solve ISC semester 1 examination specimen question paper accounts section B part. ओके अगर आप लोगों ने सेक्शन ए नहीं सॉल्व किया अभी तक तो पहले उसको सॉल्व करिए, उसकी वीडियो देखिए, इसी चैनल पर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। फिर सेक्शन बी सॉल्व करिए। स्टूडेंट्स, आई नीड टू इन्फॉर्म यू दैट कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 50 लाइक्स दिया तो फिर आप लोगों के रिवीजन के लिए MCQ सीरीज़ स्टार्ट करेंगे हम। उसमें जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करवाएंगे आप लोग के साथ। इससे फ़ायदा ये होगा आप लोग का कि पूरा रिवीजन जो है टॉपिक वाइज हो जाएगा और जो नवंबर में आपके पेपर हैं उसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ओके, चलिए अब सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 है, द नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ गामा लिमिटेड इज़ 14 लाख, इट्स ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 9 लाख and operating expenses are 75,000. Commission received is 5 lakh. Profit from sale of fixed assets is 10,000. The operating profit ratio of Gamma Limited will be. इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा गामा लिमिटेड का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले बताइए क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला, एक ऑपरेटिंग रेशियो होता है और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, दोनों अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, कैसे निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करते हैं। ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो रेगुलर इनकम होती है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तब आपका आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आप लोगों को समझाएं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है। ये ट्रेडिंग पीएल तो आप लोग ने बनाया होगा ना। तो ट्रेडिंग पीएल में जब आप ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं वहाँ पर ये आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। पीएल बनाने के टाइम पे ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखा, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके नीचे क्या होता है, यहाँ पर बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम लिख दिया या कमीशन रिसीव्ड लिख दिया। देन टू एक्सपेंस लिखा है, नॉर्मली सैलरी जो पे किया है वो सारे एक्सपेंस। तो ये जो हमारी इनकम है इसे हम ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, जो नॉर्मल इनकम होती है। और जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए, ये जो सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। इसको यहाँ लिखा हमने। अब ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दिया और उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ गया ना। यही पूछा ही है, यही करना ही है क्वेश्चन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ा, एक साइड वाली चीज़ों को जोड़ दिया। ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ दिया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आया। ओके, देन 9 लाख में 5,000 प्लस किया, -75, तो 8,30,000 हुआ। ये 8,30,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और डिवाइड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, दैट इज़ 14 लाख रुपीज़। 8,30,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100, इट कम्स टू 59.2857%। राउंड ऑफ कर दीजिए तो 59.29% आया। आंसर क्या हो गया 18 का बी, तो बी वाला टिक कर दिया, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कंपनीज इज़ नॉट डिराइविंग द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब ये 4 कंपनीज दी हैं, तो इन 4 कंपनीज में कौन सी ऐसी कंपनी है जो बेनिफिट नहीं डिराइव करवा पा रही है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या मीनिंग होता है, जब कोई भी कंपनी ट्रेड करती है इक्विटी पे तो उसी को कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या मतलब, इक्विटी पे ट्रेड करना,
इक्विटी ये हो गई नहीं, और ये डिबेंचर हो गया, डेट हो गया। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, ओनर अपना फंड दिखा के जब लोन ले ले या डेट ले ले तो उसे कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डेट पे क्या होता है, इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है, लोन पे तो कंपनी को इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। इससे एडवांटेज भी ये होता है कि जो ये इंटरेस्ट है ना, जो दिया जा रहा है ना 10% इंटरेस्ट, इस पर टैक्स नहीं लगता, ये टैक्स फ्री होता है। जैसे मान लीजिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी, अभी बताया आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, उसी को हम ईबीआईटी कहते हैं। उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करना होता है। कोई कंपनी है, वो कंपनी जो है प्रॉफिट कमा रही है 80,000 का। अब 8 लाख कंपनी का स्ट्रक्चर था, पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर था। उसमें से कंपनी के पास, कंपनी ने 3 लाख का लोन लिया, तो 3 लाख का लोन लिया, 10% इंटरेस्ट दिया तो 30,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। 30,000 इंटरेस्ट माइनस किया तो 50,000 रुपये आया, तो ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी। 50,000 रुपये ईबीटी आ गई। अब इस 50,000 रुपये पे टैक्स कैलकुलेट होगा, ना कि 80,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स का बच गया, टैक्स कम इनकम पे देना पड़ेगा। तो ये भी एक फ़ायदा होता है जब कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए डेट लेना भी अच्छा ही माना जाता है कंपनी के लिए कि उन्हें टैक्स कम देना पड़ेगा। अब इस कंपनी में जो है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर बोल ये रहा है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा नहीं उठा रखा है, मतलब जिसने डेट नहीं ले रखा है। तो बी ऑप्शन में बोल रहा है कि वीनस लिमिटेड है, विच हैज़ अ डेट इक्विटी रेशियो 1.54:1, मतलब इनके पास डेट है 1.54:1 के रेशियो में। सैटर्न लिमिटेड के पास भी 1.62:1 में है, और प्लूटो का भी 2.32:1 है। बट मार्स में देखिए दिया हुआ 0.49:1। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्स कंपनी ना, उस कंपनी ने एडवांटेज नहीं लिया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो 19 का ए टिक करना है आपको कि मार्स लिमिटेड विच हैज़ अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 0.49:1। देन क्वेश्चन नंबर 20, द पर्टिकुलर्स ऑफ अल्फ़ा लिमिटेड्स आर गिवन बिलो। पर्टिकुलर्स दिया हुआ है अल्फ़ा लिमिटेड का, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, फिक्स्ड असेट्स है, देन करेंट असेट्स है, करेंट लाइबिलिटीज़ है, लोन है, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर, टैक्स। ए क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी विल बी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा है यहाँ पर, इस कंपनी का इंटरेस्ट कवर करने का क्या रेशियो है, कि वो कितने दिन में इंटरेस्ट कवर कर लेती है ये कंपनी। तो इसका फॉर्मूला पहले देखिए क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स को हम डिवाइड करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज से। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज मतलब जो देना ही देना है कंपनी को। तो पहले तो पीबीटी निकालेंगे, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है क्वेश्चन में 90,000 का, इसमें टैक्स ऐड करना है जो कि है 30,000 रुपीज़ टैक्स। देन ऐड करेंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज 50,000 पे 10% इंटरेस्ट चार्ज निकलेगा, जो कि है 5 लाख पे 10%, तो 50,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। आ गया। ईबीआईटी कितना आ गया कंपनी का 1,70,000। देखिए टैक्स डायरेक्ट दिया था 30,000, और लोन एट द रेट 10% है, और लोन लिया है 5 लाख रुपए का, उस पर 10% अगर हम लगाएंगे तो 50,000 ही तो आएगा इंटरेस्ट। देन ईबीआईटी 1,70,000 आया। उसके बाद हमें डिवाइड किससे करना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज से। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज तो ये निकाल लिया ना 50,000 का, सिंपल रख दीजिए फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा 1,70,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो 3.4 टाइम्स आ गया। थर्ड वन इज़ करेक्ट, उसको टिक करिए। सेकंड पूछा है प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ द कंपनी विल बी। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है होगा कंपनी का, तो प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है, जो प्रोपोर्शन है ना टोटल असेट्स का फंडेड बाय द ओनर, ओनर ने खुद के पैसे से कितना असेट्स खरीदा है उसी को कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो,
उसको हमें निकालना है कि इस कंपनी का प्रोप्राइटरी रेशियो कितना है। अगर हायर प्रोप्राइटरी रेशियो है, ज़्यादा प्रोप्राइटरी रेशियो आ रहा है, तो इसका मतलब कि अच्छी है कंपनी, क्योंकि इसके फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, जितना भी इसके पास पैसा था उसने उसका असेट्स खरीदने में यूज़ किया है। बिकॉज इट मीन्स दैट larger portion of total asset is provided by the equity and hence the firm is less dependent on external sources पे कम डिपेंड होगी। फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। जब हम शेयर होल्डर्स फंड को डिवाइड करते हैं टोटल असेट्स से तो ये आता है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर जितना भी शेयर होल्डर के पास पैसा है उसको पूरा जोड़िए। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस, सारी चीज़ों को ऐड किया तो शेयर होल्डर का फंड आ गया 3,80,000। और टोटल असेट्स निकालिए। टोटल असेट्स में दिया हुआ है यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स और करेंट असेट्स, तो फिक्स्ड असेट्स को करेंट असेट्स में प्लस करेंगे तो 6,25,000 आ गया। प्रोप्राइटरी रेशियो के फॉर्मूले में रखिए शेयर होल्डर का फंड, उसका पूरा जितना फंड था पूरा जो जोड़ के आया, इक्विटी लायबिलिटीज़ के नीचे जो शेयर होल्डर्स फंड की हेडिंग होती है उसको टोटल किया, पूरा आ गया 3,80,000 और टोटल असेट 625 डिवाइड किया, इट कम्स टू 0.608:1। तो राउंड ऑफ करके आंसर बताया 0.61:1। ऑप्शन बी का थर्ड वाला जो है ये करेक्ट होगा, इसको टिक करिए। ओके, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑफ जी लिमिटेड द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऑफ द कंपनी विल बी। मतलब यहाँ पर पूछा है कि कंपनी जो है ना कितने दिन में ट्रेड रिसीवेबल को ले पाती है, जो उसने उधार में सामान बेचा है उसको कितने दिन में कंपनी जो है कवर कर पाती है। तो ट्रेड रिसीवेबल ऑफ द कंपनी विल बी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स जो उधारी में सामान बेचा उसको डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का जो उसका टाइम है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, डेटर्स आते हैं मतलब कस्टमर आते हैं, और बीआर आता है बिल्स, जो उधारी सेल पे जो है बिल क्रिएट किया गया तो वो बीआर आता है। या इस क्वेश्चन में पता है क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है ये 12 लाख का, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर कैश नहीं दिया है, कैश निकालना पड़ेगा। बताया ये कि क्रेडिट का 25% जो है कैश रेवेन्यू है। ग्रॉस डेटर 190 के हैं, बीआर 50 का है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 का है। पहले तो क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं। क्रेडिट सेल्स निकालेंगे तभी तो 25% कैश में डालेंगे, कैश रेवेन्यू होगा। इसको निकालने का ये तरीका है कि टोटल सेल्स पता है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को जब जोड़ लेते हैं तो टोटल सेल्स आती है। जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल सेल्स आती है। टोटल सेल्स क्वेश्चन में दी हुई थी 12 लाख की, तो क्रेडिट सेल्स को एक्स मानते हैं, हमें पता ही नहीं क्रेडिट सेल्स कितना है, एक्स है। बट कैश सेल्स पता है कि वो 25% है एक्स का, एक्स जितना भी है उसका 25% जो है कैश सेल्स है, तो एक्स 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, मतलब एक्स का 25% ये ले लिया और एक्स ले लिया हमने क्रेडिट सेल्स, इन दोनों की इक्वेशन को इक्वेट करवाया सेल्स से। यहाँ पर ये लिया, एलसीएम आया 100 ये इसको डिवाइड किया तो 1/4 आ गया। देन 4 1 लिया तो 4 एलसीएम आ गया। 4 की टेबल में 4 कितने बार में आता है, 1 बार में। उस 1 बार को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 1 एक्स आ गया। फिर 1 की टेबल में 4 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो 4 एक्स कितना हो गया, 4x हो गया। अब इसको प्लस कर दिया तो 5x/4, तो 1,20,000 इज इक्वल टू 5x/4 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000 के पास गया 4 और 5x के पास गया 1, आ गया 4,80,000 इज इक्वल टू 5x। अब x को इज इक्वल टू इधर ही रहने दिया, मल्टीप्लाई में था तो जो मल्टीप्लाई में होता है इज इक्वल टू उधर दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, इसको डिवाइड कर दिया, आ गया 9,60,000। x की वैल्यू निकल आई। x का मतलब क्या, क्रेडिट सेल्स आ गया, क्रेडिट सेल्स आया। देन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में क्या होता है, एवरेज क्रेडिट सेल्स आ गया आपका, 25% ऑफ x निकाल लेंगे तो आपका कैश सेल्स आ जाएगा।
इट मीन्स दैट 9,60,000 का अगर 25% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कैश सेल्स आ जाएगा। उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या है, क्वेश्चन में जो है ग्रॉस डेटर दिया है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल डेटर, सारे ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर सब कुछ मिला के ग्रॉस डेटर दिया, और बी आर दिया हुआ है। तो ग्रॉस डेटर को बी आर से जोड़ा, एवरेज निकालना था तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 1,20,000 का। ओके, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड। 9,60,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 डिवाइड करने के बाद आ गया 8 टाइम्स, तो 21 का डी आंसर है। 22 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इन्होंने, करेक्ट फॉर्मूला बताना है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। करेक्ट फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग अर्निंग पर शेयर। ईपीएस निकालने का क्या है फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर ना। तो अब आप सोचिए अर्निंग पर शेयर है तो अर्निंग पर शेयर किसको मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगी, जो लास्ट में बचते हैं, जो ओनर होते हैं कि भाई जितना पैसा बचेगा वो हमारा होगा। तो अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड देने के बाद, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा है डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आता है अर्निंग पर शेयर। तो इसका ऑप्शन है सी वाला करेक्ट। ओके, देन 23rd, the current ratio of the company is 1.8:1 and its quick ratio is 1.6:1। करंट रेशियो दिया हुआ है कंपनी का, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। 1.8 जो है करंट असेट्स है और करंट लाइबिलिटी 1 है। क्विक रेशियो भी 1.6:1 दिया हुआ है। यहाँ पर पूछा क्या है आपसे वो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पिक आउट द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन बोथ द करेंट रेशियो एंड द क्विक रेशियो। पूछा ये कि बोथ ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो इंक्रीज करेगा, करेंट रेशियो को भी बढ़ा देगा और क्विक रेशियो को भी बढ़ा देगा। तो ऐसा कौन सा है जो करेंट को भी बढ़ाएगा और क्विक को भी बढ़ाएगा। तो जैसे कि फॉर्मूला देखा कि करेंट असेट्स बाय करेंट लाइबिलिटी होता है, क्विक असेट्स बाय करेंट लाइबिलिटी होता है। तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ करंट लाइबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। अगर करंट लाइबिलिटी को इफेक्ट करने वाला कोई ट्रांजैक्शन मिला तो इसका मतलब चांस ये बनेगा कि वो दोनों को इफेक्ट करेगा। अब ए वाला हम देखते हैं कि गुड वर्थ 10,000 है, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,000। गुड्स था जो 10,000 रुपये का था, हमने उसको लॉस पे बेच दिया 2,000 के। ये ऊपर हुआ करंट असेट्स, नीचे हुआ करंट लाइबिलिटी। ठीक, गुड्स जो है 10,000 का था तो उसका स्टॉक जो है हमारा 10,000 से गया और कैश जो है सिर्फ 2,000 रुपये आया। तो लाइबिलिटी में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और उधर क्विक में भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और वैसे भी लॉस करेगा। ये दोनों ना करंट असेट्स को बढ़ाएगा, ना करंट रेशियो को बढ़ाने की बात करेगा ये, ना क्विक रेशियो को बढ़ाने की बात करेगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा भी है कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो को दोनों बढ़ा दे, तो ये तो लॉस हो गया है, ये बढ़ाएगा ही नहीं, ऊपरी वाले को इफेक्ट कर रहा है खाली। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 पेड इन एडवांस। अब इंश्योरेंस प्रीमियम है जो 3,000 का है, पेड इन एडवांस है। तो अगर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 पेड इन एडवांस है तो क्विक रेशियो में तो वैसे भी प्रीपेड और की बात नहीं होती है, तो ये होएगा ही नहीं। फिर प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर 9,000 है। अब ये प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड असेट्स है, तो करंट में अगर हम डील कर रहे हैं तो फिक्स की तो बात ही नहीं करेंगे। डी वाला है बिल्स पेबल 2,000, ऑनर ऑन ड्यू डेट। ऑनर मतलब पेमेंट हो गई ड्यू डेट पे। अब बिल्स पेबल की पेमेंट हो गई, हमने करंट लाइबिलिटी को कम कर दिया। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम रीपेमेंट करते हैं करंट लाइबिलिटी को, सपोज अ करंट लाइबिलिटी अमाउंट टू 5,000 इज रीपेड, देन रिवाइज्ड करंट रेशियो विल बी, क्या आ जाएगा करंट रेशियो, 2 लाख करंट असेट्स था, 1 लाख की करंट लाइबिलिटी थी। माना हमने ये उसमें से 50,000 कैश पे कर दिया, 50,000 का जो मान लीजिए बिल्स पेबल था वो पे कर दिया, पे किया तो लाइबिलिटी भी 50,000 से कम हो गई और कैश भी 50,000 से कम हो गया। तो ये आया 1,50,000 और लाइबिलिटी भी कम हो गई तो लाइबिलिटी 50 की ही बची, तो 3:1 का रेशियो आया। इसी तरीके से अगर हम वहाँ पे देखें कि क्विक असेट्स है हमारे और करंट लाइबिलिटी है, तो क्विक असेट्स भी कम हो जाएंगे और करंट लाइबिलिटी भी तो कम हो जाएगी ना, तो ये भी तो इंक्रीज़ हो जाएगा ना रेशियो, ये भी तो बढ़ेगा। तो ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो दोनों को बढ़ाएगा, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो दिस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व बोथ इंक्रीज इन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड रिमेंबर वन थिंग मोर, अगर आपने इस वीडियो को 50 लाइक दिया
तो बिलीव मी, I will try to upload video on daily basis.